जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। इस कहावत ने रोमन सम्राट नीरो को और भी ज्यादा मशहूर कर दिया। कहते हैं कि नीरो के जन्म के बाद जब उसके पिता को उसके दोस्तों ने बधाई दी तो उन्होंने कहा कि उसके और एग्रिपिना से पैदा हुआ कोई भी बच्चा घृणित स्वभाव का होगा और दुनिया के लिए एक खतरा बनेगा। नीरो की मां एग्रिपिना रोम के पहले सम्राट ऑगस्टस की परपोती और तीसरे रोमन सम्राट कैलिगुला की बहन थी और बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। कहा जाता है कि नीरो की मां अपने भाई सम्राट कैलिगुला को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने लगी, इसलिए उसे रोम से निर्वासित कर दिया गया। कैलिगुला की मृत्यु के बाद क्लॉडियस नया रोमन सम्राट बना। सम्राट बनने के बाद एग्रिपिना ने अपने चाचा सम्राट क्लॉडियस से शादी कर ली और उसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह नीरो को अपना दत्तक पुत्र मान ले और उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दे। इसके लिए उसने नीरो की शादी बादशाह की बेटी से कराई, जिससे वह शाही परिवार का सदस्य होने के साथ साथ राजा का उत्तराधिकारी भी बन गया, जबकि राजा का अपना एक बेटा था ब्रिटेनिकस। नीरो को जल्दी गद्दी पर बैठाने के लिए एग्रिपिना इतनी उतावली हो उठी कि उसने जहर दिलाकर क्लॉडियस की हत्या करा दी। ऐसा दावा किया जाता है कि एग्रिपिना ने जहरीले मशरूम या खाम्बिया खिलाकर सम्राट क्लॉडियस को मार डाला। नीरो अपनी मां के प्रयासों से एक ऐसे साम्राज्य का बादशाह बना जिसकी सीमाएं स्पेन से लेकर ब्रिटेन और सीरिया तक फैली हुई थीं। सिंहासन की भूखी उसकी मां एग्रिपिना ने महल में साजिशें और जोड़ तोड़ करके नीरो को सत्ता दिलाई थी। रोम निवासियों ने पहले तो नीरो का स्वागत और समर्थन किया, क्योंकि वह केवल पिता की ओर से ही नहीं बल्कि अपनी मां की ओर से भी सम्राट ऑगस्टस का वंशज था। शुरू में उसने अपने गुरु सेनेका से प्रभावित होकर राज्य का शासन भी अच्छी तरह से किया, लेकिन जल्दी ही उसकी बुराइयां सबके सामने आने लगीं। ब्रिटेनिकस, जो क्लॉडियस का पुत्र होने के कारण राज्य का वास्तविक दावेदार था, उसे नीरो ने सन 55 में जहर देकर मरवा डाला और सत्ता में आने के लगभग 5 साल बाद नीरो ने शक्ति और स्वतंत्रता की हवस में अपनी मां की भी हत्या करा दी। स्कलार्ड लिखते हैं कि नीरो की मां एग्रिपिना अपने बेटे के माध्यम से शासन करना चाहती थी और ब्रिटेनिकस को भी तभी जहर दिया गया जब एग्रिपिना ने नीरो को ब्रिटेनिकस का साथ देने की धमकी दी। नीरो ने अपनी मां को समुद्र तट पर एक समारोह में बुलाया और फिर उसे पानी के एक ऐसे जहाज से वापस भेजने की योजना बनाई जिसे रास्ते में ही डुबाने की साजिश बनाई गई थी, लेकिन हत्या की इस कोशिश में नीरो की मां बच निकली। इसके बाद नीरो ने अपनी मां पर बगावत का आरोप लगाया और लोगों को भेजकर उसकी हत्या करा दी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि नीरो की मां अपने बेटे को कंट्रोल में रखने की कोशिश में इस हद तक चली गई कि अपने बेटे के साथ संबंध बनाने से भी पीछे नहीं हटी। हालांकि इस बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जब नीरो ने अपनी मां एग्रिपिना को मारने के लिए लोगों को भेजा तो उसने पेट की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें वहां चाकू मारा जाए जहां नीरो का पाप पल रहा है। इसके बाद नीरो ने अपनी पत्नी ऑक्टेविया को मरवा डाला और जब उसकी दूसरी पत्नी पोपिया गर्भवती थी तो इससे पहले कि वह अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे पाती, नीरो ने एक दिन गुस्से में आकर उसे लात मारकर मार डाला। उसने एक तीसरी औरत से विवाह करना चाहा पर उसने इनकार कर दिया, तो नीरो ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद नीरो ने एक और औरत के पति को मरवा डाला ताकि वह उसे अपनी पत्नी बना सके। धीरे धीरे राज्य में उसके लिए असंतोष बढ़ने लगा। एक षड्यंत्र का सुराग पाकर उसने अपने गुरु सेनेका को आत्महत्या करने का आदेश दिया। सेनेका एक दार्शनिक और नीरो के भाषणों के लेखक थे। इसके अलावा नीरो ने और भी कई प्रसिद्ध लोगों को मृत्युदंड दिया था। सन 64 में रोम में रहस्यमयी ढंग से आग की लपटें भड़क उठीं, जिससे आधे से ज्यादा नगर जलकर खाक हो गया। जब आग धू धू करके जल रही थी तो नीरो एक स्थान पर खड़े होकर उसकी विनाश लीला देख रहा था और बांसुरी बजा रहा था। नीरो के बांसुरी बजाने को लेकर मैथ्यू का कहना है कि बांसुरी का आविष्कार 7वीं शताब्दी में हुआ था और नीरो के समय में बांसुरी नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि नीरो एक वाद्य यंत्र जरूर बजाता था जिसे लाइरे कहा जाता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी में कम से कम 2 इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि नीरो ने खुद रोम में आग लगवाई थी ताकि नीरो अपने मशहूर गोल्डन हाउस का निर्माण करा सके। आग बुझ जाने के बाद नीरो ने नगर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया और एक भव्य महल मशहूर गोल्डन हाउस का निर्माण भी कराया। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक गोल्डन रूम था जिसमें शानदार फर्नीचर था और कमरे में खुशबू के लिए दीवारों के अंदर परफ्यूम के पाइप लगाए गए थे। एक ऐसा शहर जो राख के ढेर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वहां के लोग इस महल के बनवाए जाने से खुश नहीं थे।
जिनसे जाहिरी तौर पर ये कहा गया था कि ये महल उनके लिए खोला जाएगा और वहाँ खेल और समारोह आयोजित किए जाएंगे। नीरो ने आग लगाने का आरोप अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय पर लगा दिया। टैसिटस लिखते हैं कि उस समय रोम में ईसाइयों की संख्या बहुत कम थी और आम लोगों को ईसाइयों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी और उनके बारे में नफरत की भावनाएं थीं। इसलिए ईसाइयों पर आरोप लगाना बहुत आसान था, जिस पर आम जनता ने आसानी से विश्वास कर लिया था। नीरो ने इसके बाद ईसाई समुदाय के लोगों को आग लगाने की सजा के तौर पर जुल्म का निशाना बनाया। उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, जंगली भेड़ियों के सामने डाला गया, रात में उनको जिंदा जलाया जाता था और जनता को ये नज़ारा देखने के लिए इकट्ठा किया जाता था। नीरो को लाइरे बजाने और गाने का शौक था। नीरो को एक्टिंग करने का भी शौक था और सम्राट का यह शौक सीनेट की नज़रों में एक रोमन नेता की गरिमा के खिलाफ था। लेकिन नीरो को किसी की सोच की परवाह नहीं थी और वह 1 साल की छुट्टी लेकर यूनान चला गया, जहां उसने थिएटरों में एक्टिंग की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कहा जाता है कि नीरो जब भी स्टेज पर किसी दर्द भरी कहानी को पेश करते हुए नायिका का अभिनय करता था तो अपनी दूसरी पत्नी पोपिया का मास्क पहन लेता था, जिसका मकसद ये था कि वह उसकी हत्या करने की वजह से दुखी था और पछतावे में डूबा हुआ था। बहुत ज़्यादा टैक्स और शासन करने के तरीके और अनेक क्रूरताओं के कारण 30 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते नीरो का विरोध और बदनामी बहुत बढ़ चुकी थी, जिसके बाद सीनेटर विंडेक्स ने विद्रोह कर दिया। स्पेन के रोमन गवर्नर ने अपनी फौजों के साथ रोम पर हमला बोल दिया, जिसमें स्वयं नीरो की अंगरक्षक सेना भी शामिल हो गई। नीरो ऑस्ट्रिया के बंदरगाह पर जाने के इरादे से और उसके वफादार पूर्वी प्रांतों में से एक बेड़ा लेने के लिए रोम से भाग गया, लेकिन जब कुछ सैन्य अधिकारियों ने खुले तौर पर उसके आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया तो नीरो ने बेड़ा लाने का विचार छोड़ दिया। कहते हैं नीरो ने एक भाषण तैयार किया था जिसमें उसने खुद को रोमन सम्राट गल्बा की दया पर छोड़ने और लोगों से भीख मांगते हुए अपील की कि उसे उसके पिछले अपराधों के लिए क्षमा कर दिया जाए। सुटोनियस की रिपोर्ट है कि इस भाषण का पाठ बाद में नीरो की राइटिंग डेस्क में पाया गया था, लेकिन उसने इसे देने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि मंच पर पहुंचने से पहले ही इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अंततः नीरो को राज्य से पलायन करना पड़ा। रोमन सम्राट गल्बा और सेना के समर्थन से सीनेट ने नीरो को जनता का दुश्मन घोषित कर दिया, जो एक तरह से उसकी मृत्यु का फरमान था। मतलब यह है कि नीरो जहां कहीं भी दिखाई दे उसे मार दिया जाए। बाद में नीरो रोम लौट आया और शाम महल में बिताई और फिर सो गया। वो लगभग आधी रात को उठा। उसने देखा कि महल का गार्ड वहां से जा चुका है। उसने अपने दोस्तों को उसके कमरे में आने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो खुद उनके कमरों में उन्हें देखने के लिए गया और पाया कि सभी उसे छोड़कर जा चुके हैं। फिर उसने तलवार चलाने वाले या किसी और को खुद को मारने के लिए बुलाया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। वो रोते हुए कहता है, क्या मेरा ना कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन, और टाइबर नदी में कूदने के इरादे से बाहर की ओर भाग गया। लौटकर नीरो एक ऐसी जगह चाहता था जहां वह खुद को छुपा सके और अपने दिमाग में उफनते विचारों को शांत कर सके। एक शाही स्वतंत्र व्यक्ति फाओन ने नीरो को शहर के बाहर 4 मील दूर स्थित अपने विला की पेशकश की। जब सुरक्षा अधिकारी उसका पीछा कर रहे थे तो नीरो और उसके 4 वफादार फ्रीडमैन रात के अंधेरे में छुपते हुए उस विला में पहुंचे, जहां नीरो ने खुद के लिए एक कब्र खोदने का आदेश दिया। इसी समय नीरो को पता चला कि सीनेट ने उसे जनता का दुश्मन घोषित कर दिया है। नीरो ने खुद को आत्महत्या के लिए तैयार किया। एक पंक्ति व्हाट अ आर्टिस्ट डाइज इन मी को गुनगुनाते हुए उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन वो हिम्मत हार गया और फिर उसने अपने एक साथी से खुद को मारकर एक मिसाल कायम करने की भीख मांगी। आखिर में घुड़सवारों के आने की आवाज़ ने नीरो को मौत का सामना करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वह अभी भी अपनी जान लेने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो अपने प्राइवेट सेक्रेटरी इफ्रोडिटस को उसे मारने के लिए मजबूर कर रहा था। आखिर में जब एक घुड़सवार वहां पहुंचा तो देखा कि नीरो मर रहा है। उसने बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाने की सभी कोशिशें बेकार हो गईं। नीरो के अंतिम शब्द थे, बहुत देर हो चुकी है, यही निष्ठा है। नीरो की मौत उसकी पहली बीवी ऑक्टेविया की डेथ एनिवर्सरी के दिन हुई, जिसे नीरो ने ही मार डाला था। एक ईसाई लेखक सल्पीसियस सेवेरस का कहना है कि ये स्पष्ट नहीं है कि नीरो ने आत्महत्या की थी। नीरो की मौत के बाद रोम के लोगों ने जश्न मनाया। साम्राज्य के पूर्वी प्रांतों में एक लोकप्रिय रिवायत उठी कि नीरो मरा नहीं है और वह वापस आएगा।
उसकी मृत्यु के बाद कम से कम 3 नेताओं ने लोकप्रिय समर्थन हासिल करने के लिए खुद को नीरो पुनर्जन्म के रूप में प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि जब नीरो ने खुद की जान ली तो वो गुनगुना रहा था, "व्हाट एन आर्टिस्ट डाइज इन मी"। विशेषज्ञों का कहना है कि नीरो के अंतिम क्षणों में कहे गए इन शब्दों का ठीक ठीक अर्थ निकालना मुश्किल है, लेकिन इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे मैं अपनी मृत्यु में भी एक कलाकार हूँ, या फिर वो क्या ही कलाकार है जो मेरे साथ मर रहा है, या मैं एक व्यापारी की तरह मर रहा हूँ।